हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 24 में से चैप्टर एवोल्यूशन, लेक्चर हमारा आज का 18 है। आज इसी को हम जो कल हमने बात की थी, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, एवोल्यूशन। आज का टॉपिक है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन के बारे में बताता चलूँ। चार्ल्स डार्विन ये एवोल्यूशन पे बिलीव करने वाला शख्स था, और मैं इसको समझता हूँ सबसे बड़ा फ्रॉडिया था, यानी फ्रॉड करने वाला था। ही हैज़ करप्शन इन हिज माइंड। यानी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एवोल्यूशन तो ट्रू नहीं है, तो इसने एवोल्यूशन को बड़ा सपोर्ट किया, इसलिए इसको फादर आप कह रहे हैं एवोल्यूशन का। इसका बहुत बड़ा सपोर्टर था ये। इस शख्स ने, चार्ल्स डार्विन ने, अपने इलाका इंग्लैंड से अपना सफ़र शुरू किया टूवर्ड्स अमेरिका। गैलापागोस जो जजीरा था, उस तरफ उसने अमेरिका की तरफ अपना सफ़र तय किया। और इसका जो ये ड्यूरेशन था, ये काफ़ी मंथ का था। जो विज़िट 1 मंथ से ज़्यादा का होता है, 6 मंथ 4 मंथ, उसे बोलते हैं एक्सपीडिशन। तो उसने अपना सफ़र शुरू किया, एक्सपीडिशन, लंबा सफ़र। और डेफिनेटली उसने अपनी इस बैरी बेड़े में, बीगल में सारा किचन का सामान, खाने पीने का, और उसने सारे बॉक्सेस बनाए एनिमल के लिए, प्लांट्स के लिए। उसने पूरा एक ज़ू, पूरा एक फाना फ्लोरा का एक सिस्टम बनाया, जिसमें उसको आइडिया था कि उसने सारे केमिकल्स इकट्ठे किए। उसने हर चीज़ जो है वो कलेक्ट की, क्योंकि इतना लंबा सफ़र था। उसने सारा जाते हुए आते हुए एनिमल्स को प्रिजर्व करना था, एनिमल कलेक्ट करने। उसने, मेरा ख्याल है, बहुत सारे चैम्बर्स, हाउसेस, पूरे छोटे हाउसेस बनाए हुए थे एनिमल और प्लांट्स के लिए। और हर सिस्टम उसने अपने अपने साथ उस बहरी बेड़े में रखा था। तो उसने जब अपना सफ़र शुरू किया इंग्लैंड से टूवर्ड्स अमेरिका, तो उसने रास्ते से कलेक्शन शुरू कर दी फ्लोरा और फाना की। फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को, फाना कहते हैं एनिमल को। उसने हर तरह की जो है वो प्लांट की वैरायटी को इकट्ठा किया और एनिमल की वैरायटी को इकट्ठा किया। स्पेशीज़ का काम था वो था फिंचिस पे। बर्ड्स, फिंचिस की एक टाइप है, उसकी स्पीशी पे उसने ज़्यादा काम किया। इसके अलावा उसने फॉसल रैकेट इकट्ठे किए, स्पोर्स, जिस तरीके से पत्थरों की शक्ल में जो मार्क थे, बोन्स की फॉर्म में, प्लांट्स के पोर्शन थे जो ड्राई फॉर्म में, और एनिमल की ड्राई फॉर्म में, जो कुछ था उसने अपने उस व्हीकल में कलेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने उसको डिटेल में स्टडी करनी थी। तो 1844 में डार्विन ने अपने एक ऐसे लिखा, मजमून ये लिखा, ओरिजिन ऑफ स्पीशी। उसने उसने प्रेजेंट किया उसको। इसको नेचर सिलेक्शन भी कहा जाता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि इसने बुक लिख तो दी अपना ऐसे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, बट इसने इसका कोई प्रूफ नहीं दिया था कि हाउ स्पीशीज इवॉल्व। इस थ्योरी के इसके 2 पॉइंट्स थे, 2 मेन पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट है डिस्टेंट विद मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स से बनते हैं ऑफस्प्रिंग। डिस्टेंट जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग होते हैं। यानी उसने कहा कि डिस्टेंट विद मॉडिफिकेशन, उसने कहा कि एक स्पीशीज से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बने, फिर ऑफस्प्रिंग से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बने, यानी बच्चों के बच्चे आगे प्रोड्यूस होते गए, ये जनरेशन आगे कंटिन्यू होती गई। तो कहते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और फिर वो ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स हो गए, उनके आगे ऑफस्प्रिंग थे। तो जैसे जैसे नई स्पीशी बनती गई, उनके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती गई। यानी हर जो नई स्पीशी बनती गई, उसने उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो मॉडिफाई हो गया, उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया फॉर द सर्वाइवल। तो सेकंड जो पॉइंट है वो नेचुरल सिलेक्शन एंड एडाप्टेशन। सेकंड जो उसका पॉइंट है, इस पे हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन। इसने कहा कि इसने ये बिलीव करता कि खुदा के साथ कोई नहीं, हर चीज़ खुद ही बन गई। इसने कहा कि ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट जैसा होता है, वो इन्वायरमेंट जो है वो जानदार को मजबूर करता है कि वो अपने आप को अडॉप्ट करता है। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जानदार के अंदर ये एबिलिटी होती है, जानदार के अंदर ये जेनेटिक मटीरियल होता है कि वो जेनेटिक मटीरियल जो है हर किस्म के इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन इसका बिलीव ये था कि जैसा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से वो जो इन्वायरमेंट है वो मजबूर करता है जानदार को, कि उसके अंदर जानदार के अंदर मॉडिफिकेशन आती है। मैं कहता तो नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि जेनेटिक मटीरियल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है।
नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन, यानी कि नेचुरली जो है वो उसने कहा कि जो इन्वायरमेंट है वो सिलेक्ट करते जानदार को, जो ताकतवर जानदार हैं वो आगे प्रोड्यूस होते रहते हैं, जो बीमार हैं वो मर जाते हैं और फिर अपने आप को अडॉप्ट कर इस तरीके से हर नई नस्ल में जो पावरफुल होते हैं वो बच जाते हैं और वो सर्वाइव कर जाते हैं, तो दस दे आर बेस्ट अडॉप्टेड। लेकिन मैं इससे एग्री नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है, लाजमी नहीं कि समटाइम ताकतवर जानदार भी ख़त्म हो जाती है, कभी कभी बीमार कमज़ोर जानदार वो आगे काफ़ी लाइफ गुजार लेते हैं। अच्छा, इसके कुछ ऑब्जर्वेशन, इसकी 3-4 ऑब्जर्वेशन हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसकी ऑब्जर्वेशन भी हम बात करेंगे। अच्छा, एक और बात बता दूँ, यहाँ पे पॉइंट है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन से उस कंपेयर किया ट्री के साथ, कि एक ट्री का मेन ट्रंक है वो एंसेस्टर समझ लें, फिर ट्री ट्रंक जो स्टेम है उससे आगे ब्रांचेस निकलती हैं, वो ब्रांचेस जो ऑफ स्प्रिंग है, तो उसने इसको डिसेंट विद मॉडिफिकेशन को एक ट्री की तरह भी प्रेजेंट किया। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, पहली उसने ऑब्जर्वेशन, उसकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, उसने जो ऑब्जर्व किया वो पॉइंट्स ठीक थे। उसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल। उसने कहा कि जब भी कोई जानदार अपनी जब वो रिप्रोड्यूस होता है तो उसके बहुत ज़्यादा जानदार बनती है, जैसे आप देखा होगा इनवर्टिब्रेट्स में और बाकियों में जानदार उनकी जो नस्ल होती है वो ज़्यादा बनती है, जबकि इंसानों में तो नॉर्मली एक ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन कुछ जानदार उसके 15-15 20-20 कुछ ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिसमें हज़ारों लाखों के हिसाब से उनके बच्चे पैदा होते हैं। तो उसने ये पॉइंट रेज़ किया है, उसने कहा है कि प्रोडक्शन ऑफ मोर, उसने कहा कि इसलिए ज़्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं ताकि कुछ जो है वो उनका जेनेटिक मटीरियल फ़र्क होता है, कुछ वैसे मर जाते हैं, कुछ वैसे इंसानों के फंस गया कीड़े मकोड़े हैं, इंसानों के पाँव के नीचे आके मर जाते हैं। तो उसने कहा जितने बहुत ज़्यादा जब अंडे प्रोड्यूस होंगे तो उसमें से चांसेस कम है, कुछ तो वैसे कोई नेचुरल है, कोई ऐसा आफत आ जाती है तो वो अंडे या जो भी है जानदार मर जाते हैं, तो उसमें से कुछ बच जाते हैं। उसने इसलिए कहा कि इसलिए जानदार ज़्यादा पैदा होते हैं ताकि जो थोड़े से हैं वो बच जाते हैं, बाकी चांस कम होता है उनका, और जो थोड़े से बच जाते हैं वही आगे जो उनके अंदर एवोल्यूशन आ जाती है, अडेप्टेशन आ जाती है। उसने कहा कि मोर इंडिविजुअल्स होंगे तो वैरायटी होगी, और तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो वो स्ट्रगल करेंगे। जब बहुत ज़्यादा वैरायटी होगी तो कुछ वैसे जो ताकतवर होंगे वो बचते चले जाएंगे, जो कमज़ोर होंगे मर जाएंगे, जिनको खुराक जो कम्पीट करेंगे, जिनको खुराक मिलेगी सर्वाइव करेंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जो कम्पीट नहीं कर सकेंगे वो रह जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से एवोल्यूशन हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उसने कहा कि वही बात आ गई कि जो पावरफुल है वो स्ट्रगल करेगा फॉर एग्जिस्टेंस के लिए, और कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज नॉट रैंडम, इन नॉट रैंडम, ये नहीं कि रैंडमली, उसने कहा रैंडमली नहीं, स्पेसिफिक होती है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ये जेनेटिकली सारा उसके अंदर होता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस उसने कहा कि नॉट रैंडम, स्पेसिफिक होती है, यानी इसका मतलब ये है कि जो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूंट है, उसकी बेस पर जो है वो उसकी स्ट्रगल और एग्जिस्टेंस है। थर्ड पॉइंट है अनइक्वलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखिए हर बहुत से जानदार पैदा होते हैं, हर जानदार में डिफरेंट एबिलिटी होती है। ये जो अनइक्वल एबिलिटी है इससे वैरायटी आती है, डाइवर्सिटी आती है, और यही अनइक्वल एबिलिटी जो है उसका काज बनती है एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशी का। तो ये आपको आइडिया हो गया थोड़ा सा। अब मज़ीद बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यू डार्विनिज्म। ये असल में है तो ये डार्विनिज्म ही है, बट न्यू डार्विनिज्म का मतलब है रीअप्रेजल ऑफ द डार्विनिज्म, यानी जो डार्विनिज्म का कंसेप्ट था ओरिजिनल स्पीशी का, उसने उसी को मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, नई फील्ड्स ऐड की, और उसने इसको रीअप्रेजल का मतलब दोबारा उसकी तारीफ कर, उसने अपने ही प्यारे ओल्ड कंसेप्ट को रीअप्रेज कर दी, उसकी तारीफ कर दी विद न्यू स्टडी, पेलिनोलॉजी, सेटोलॉजी, टेक्सोनॉमी, मोलेकुलर बायोलॉजी, इन फील्ड की स्टडी करके उसको उसने ऐड कर दिया, उसको स्ट्रेंथ मिल गई। इसने कहा जी डार्विनिज्म बन गया न्यू डार्विनिज्म, यानी रीअप्रेजल, उसी को मॉडिफाई कर दिया। इसको द मॉडर्न एवोल्यूशनरी सेंसिस भी बोलते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी, देखिएगा एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इस पर 10 मिनट में बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। देखिए हालांकि एवोल्यूशन ट्रू नहीं है, बट अब तो काफ़ी ग्रुप चेंज हो गए हैं जो एवोल्यूशन बिलीव करते थे, अब लोग मानते हैं कि एवोल्यूशन नहीं है, बट एविडेंसेस भी दिए। देयर आर 5 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये जो एविडेंसेस है ये प्रूव करते हैं कि एवोल्यूशन हुई है, बट आई डोंट बिलीव। बायोजियोग्राफिक जब उन्होंने स्टडी की इंग्लैंड से अमेरिका, तो उन्होंने देखा कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट एनिमल्स हैं और वो उस इन्वायरमेंट को जब अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो उसने कहा
ये एविडेंस है बायोजियोग्राफी। उसने कहा कि कुछ जानदार जो इंग्लैंड में है वो अमेरिका में, जो अमेरिका में वो इंग्लैंड में नहीं है। तो जो उसने फिंचिस की स्टडी की थी, उसने कहा कि कुछ की फिंचिस की जो है वो चोंच कह लें, बीक जो है वो फ्लैट थी, कुछ की नैरो थी, कुछ की शॉर्ट थी। उसने कहा ये जो है इन्वायरमेंट की वजह से हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ इन्वायरमेंट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि खुदा ने ये डिफरेंट जानवरों की एबिलिटी दी है कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में अपने आप को अडाप्ट कर सकें। तो बायोजियोग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल प्लांट्स। उसने कहा कि देखिए लैंड पर और एनिमल्स हैं, दरिया के एनिमल्स और हैं, प्लांट्स और हैं, पहाड़ी इलाकों में जानदार परिंदे और हैं। तो उसने कहा कि देखिए जी ये डिस्ट्रीब्यूशन कितनी फ़र्क है। उसने कहा कि बायोजियोग्राफी की वजह से है, ये इन्वायरमेंट की वजह से है। इसे बोलते हैं बायोजियोग्राफी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स प्लांट्स ऑन द अर्थ। और डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एनिमल्स हैं और वहाँ पे अपने को उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। इसका बिलीव ये था कि जैसे जिस जैसे जैसे इन्वायरमेंट में एनिमल गए वहाँ मॉडिफाई होते गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जानदारों के अंदर एबिलिटी है कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ जानदार हैं जो एक ख़ास किस्म के इन्वायरमेंट में रहती हैं। मछलियाँ हैं, उनको खुदा ने बनाए पाने के लिए, वो लैंड पर नहीं आ सकती। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। फॉसिल रैकेट से उन्होंने प्रूव किया। जब वो उसने इंग्लैंड से अमेरिका तक सफ़र किया तो उसने सारे फॉसिल इकट्ठे किए। फॉसिल क्या होता है? कोई भी मार्क, कोई भी निशान, कोई प्लांट ड्राई मैस, कोई निशान किसी पत्थर पे बोन्स की फॉर्म में। तो ये उसने सारा फॉसिल रैकेट इकट्ठा किया और उस फॉसिल रैकेट से डेड एनिमल्स को और जो जिसके मार्क थे, निशान थे, पत्थरों पे निशान थे, उनको इकट्ठा किया। उसने बाकायदा जो स्ट्रक्चर बोन इकट्ठी की थी उनको आगे स्टडी किया और उसने देखा कि पैटर्न कुछ कुछ में पैटर्न किस में सेम है। उसने डिफरेंट टर्म को यूज़ किया। तो फॉसिल रैकेट के मुताबिक उसने जब स्टडी की तो उसने एक कंसेप्ट दिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अपीयरेंस। उसने कहा कि देखिए फ़िश के बाद मॉडिफिकेशन हुई एम्फीबियन में, एम्फीबियंस के स्ट्रक्चर इससे मिलते हैं, एम्फीबियंस से मॉडिफिकेशन हुई रेप्टाइल से, रेप्टाइल्स के फीचर इससे मिलते हैं और रेप्टाइल से आगे बर्ड्स बने और बर्ड्स के कुछ फीचर रेप्टाइल से मिलते हैं और बर्ड्स से आगे मैमल्स बने, मैमल्स के कुछ फीचर बर्ड्स से मिलते हैं। इसका मतलब ये उसने कहा कि मैमल्स कम फ्रॉम बर्ड्स, बर्ड्स कम फ्रॉम रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स कम फ्रॉम एम्फीबियंस एंड एम्फीबियंस कम फ्रॉम फिशेज़। इन फिशेज़ जो हैं ये एंसेस्टर है इनके। अब ये देखिएगा, ये डिसेंडेंट्स हैं, ये ऑफस्प्रिंग हैं, ये इसके एंसेस्टर्स हैं। अब ये ऑफस्प्रिंग है, ये इसके एंसेस्टर है, ये ऑफस्प्रिंग है, ये इसके एंसेस्टर है, ये ऑफस्प्रिंग है, ये इसके एंसेस्टर है। यानी कि फ़िश जो है वो इन सब के एंसेस्टर है। ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा, अब बात करते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। अब कंपैरेटिव एनाटॉमी जब उन्होंने डिफरेंट एनिमल प्लांट को स्टडी किया, इवन फ्लावर्स को, प्लांट को भी स्टडी किया, स्टेम को, लीफ को, उनको कंपेयर किया, फिर एनिमल को उन्होंने इकट्ठा किया। काफ़ी साल लगाए उन्होंने कंपैरेटिव एनाटॉमी की। उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स की बोन को स्टडी किया, मसल्स को स्टडी किया, स्ट्रक्चर को, ढांचे को, पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन स्टडी किया, बोन की शेप दिखी, स्ट्रक्चर दिखा, जॉइंट्स दिखे। उन्होंने कहा देखें जी ये वाकई एवोल्यूशन हुई है। उन्होंने दो वर्ड ही दिए बड़े इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस ऑर्गन्स को बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और एनालॉगस ऑर्गन को बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक समझना है। होमोलोगस सेम होता है। होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, यानी उनका अरेंजमेंट ऑफ बोन्स और मसल सेम, उनका पैटर्न सेम है बट उनका फंक्शन डिफरेंट है। इसलिए बोलते हैं डाइवर्जन को बोलते हैं डाइवर्ज, फंक्शन में फ़र्क होते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो फंक्शन में फ़र्क होता है और स्ट्रक्चरल मसल और बोन के वाले से सेम पैटर्न होता है। अब ये अगला उससे ऑपोजिट है एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है, कन्वर्ज मीन सेम, एक पॉइंट पे जिनका फंक्शन सेम होता है बट उनके मसल तो बोन की अरेंजमेंट पैटर्न फ़र्क होता है। अब इसका एग्जांपल बताऊंगा। होमोलोगस ऑर्गन्स में फंक्शन कैसे फ़र्क है, जैसे आर्म ऑफ ह्यूमन, इंसान का बाजू और घोड़े की पैर अगली टांगे जो है। अब ये क्या है, इसका पैटर्न सेम है बट डिफरेंट फंक्शन क्या डिफरेंट है। जबकि एनालॉगस ऑर्गन्स में बर्ड्स और इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट की जो विंग्स होते हैं उड़ने के लिए और बर्ड्स के विंग्स भी उड़ने के लिए, तो ये क्या है, कन्वर्जन है। सेम फंक्शन बट उनका पैटर्न जो है वो डिफरेंट है बोन्स और मसल्स का। अब अगला है जी पॉइंट कंपैरेटिव एनाटॉमी। जब कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करते हैं, सॉरी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी की बात होगी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के बाद एम्ब्रियो। अगर आप डायग्राम देखें ना, तो अगर आप फिश का एम्ब्रियो ले लें, बर्ड का, रेप्टाइल मैमल का, तो सारे जो एम्ब्रियो है शुरू में एक जैसे लगते हैं। इसको ऐसा लगता है जैसे वाकई एवोल्यूशन हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा ने कुछ फंक्शन ज़रा स्ट्रक्चर सेम बनाए हैं ना,
डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो आप बुक में देखेंगे ना, तो सारे के सारे जो वो एम्ब्रियो में बच्चे बने हुए हैं सारे सेम लगते हैं, बट लेकिन जैसे ही आगे आगे ग्रोथ होती है वो फ़र्क क्यों आ जाता है, उनमें मॉडिफिकेशन क्यों आती है? इसका मतलब है कुदरत ने उनको डिफरेंट जेनेटिक मेकअप दिया है। और एम्ब्रियोलॉजी में फिर स्किन ट्यूब का जिक्र होगा, फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का जिक्र होगा। तो ये एम्ब्रियोलॉजी है, यानी उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी से एम्ब्रियो से भी एविडेंसेस फाइंड करके प्रूव कर दिया कि एवोल्यूशन इज़ ट्रू, बट ऐसा है नहीं है। लास्ट पॉइंट है जी इसका आज के टॉपिक का मोलेकुलर बायोलॉजी। अब फिर उन्होंने बड़ा बहुत स्टडी की, उन्होंने मोलेकुलर लेवल पे, डीएनए लेवल पर, प्रोटीन लेवल पे स्टडी की मोलेकुलर बायोलॉजी। उन्होंने प्रूव किया कि मोलेकुलर बायोलॉजी जो स्टडी ऑफ डीएनए, प्रोटीन है, सीक्वेंस ऑफ आरएनए है, प्रोटीन का सीक्वेंस है, अमाइनो का सीक्वेंस है, ये बताता है कि वाकई एवोल्यूशन हुई है। ऐसा नहीं, हालांकि मैं समझता हूँ जो अगर थोड़ा बहुत वो सीक्वेंस में फ़र्क आ भी रहा है तो वो कुदरत ने कुछ फंक्शन तो जेनेटिक कोड तो सेम है। तो मोलेकुलर बायोलॉजी इज़ अकॉर्डिंग टू देम द बेस्ट एविडेंस ऑफ द एवोल्यूशन। उसमें से उन्हें बताया कि साइटोक्रोम सी जो है एक प्रोटीन है, ये सब में कॉमन है, बैक्टीरिया में भी, बाकियों में भी। तो उन्होंने कहा ये चीज़ कॉमन है, इसका मतलब एवोल्यूशन हुई है। फिर कहते हैं डीएनए का लेवल स्टडी किया, प्रोटीन का लेवल स्टडी किया, आरएनए सीक्वेंस का स्टडी किया, तो इनमें देखा कि काफ़ी पैटर्न सेम है, कुछ कुछ जगह वेरिएशन आ रही है। तो उन्होंने कहा देखिए जी एवोल्यूशन हुई है। बट ओके दे बिलीव, बट आई डोंट बिलीव। ओके बेटा, तैयार कर लीजिएगा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।